क्या आप भी क्लास 10th में हैं और आप चाहते हैं कि आपको हिस्ट्री की सारी डेट एक साथ मिल जाए तो कितना बेहतर होगा। आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पूरे इतिहास की इंपॉर्टेंट डेट एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। पर याद रखिएगा, सिर्फ डेट ही नहीं कवर करेंगे बल्कि हम उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी घटनाएं हुई हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में भी समझ लेंगे, ताकि जब हमारे बोर्ड के एग्जाम में चाहे मैप का प्रश्न आए, चाहे हमारा कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आए, चाहे हमारा कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए, या फिर हमारा कोई एमसीक्यू ही क्यों ना आए, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये जो वीडियो है ना, आपके कम से कम 10 से 15 नंबर बूस्ट करने वाला है। तो चलिए इस 10-15 नंबर बूस्टर वाले इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि भैया कौन कौन सी डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, पहले चैप्टर की अगर बात करें तो हमारा है कौन सा, यूरोपीय राष्ट्रवाद। अगर हम यूरोपीय राष्ट्रवाद के बारे में बात करें तो 1789 में हमारी पहली क्रांति होती है जिसका नाम होता है फ्रांसीसी क्रांति। उस समय पर फ्रांस में एक राजा होता है जिसका नाम होता है लुई 16वें, और पूरे फ्रांस पर वो क्या कर रहा होता है, राज कर रहा होता है, और जनता उसको उखाड़ फेंकती है। 2 से 3 वर्षों बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों 1789 के बाद ये जो हमारा नेपोलियन होता है ये 1797 में जो है आता है, और आने के बाद युद्ध लड़ना शुरू कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे आप लोग कि 1797 में नेपोलियन युद्ध लड़ना शुरू करता है। उसके बाद नेपोलियन 1804 में अपनी एक नागरिक संहिता जारी करता है जिसको हम लोग सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि 1804 में नेपोलियन जो होता है वो अपने कानून जारी करता है फ्रांस की जनता के लिए। ओके, आगे बात करते हैं बच्चों। एक युद्ध होता है हमारा कौन सा, 1815 में, जिसका नाम होता है वाटरलू युद्ध। और इस युद्ध में हमारे नेपोलियन की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, मृत्यु नहीं होती है। कमेंट सेक्शन में बताना कि नेपोलियन की मृत्यु कब होती है। फिर उसके बाद बात करें तो नेपोलियन की जो हार होती है ना, ये कुछ देश मिल करके नेपोलियन को हराते हैं, और एक देश होता है उनमें से ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया देश के चांसलर जो ड्यूक मैटरनिक होते हैं वो नेपोलियन को हराते हैं, और कुछ देशों के साथ में मिलकर के, जैसे कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस, और इस तरीके से अगर बात करें तो साथ में प्रशा भी। तो प्रशा क्या है, जर्मनी का एक राज्य है। ये सब मिलकर के एक संधि करते हैं जिसके माध्यम से नेपोलियन को हराते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1821 में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो आरंभ हो जाता है। और उसके बाद फिर यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जो यूनान होता है वो पहले ऑटोमान साम्राज्य का एक हिस्सा रहता है, और बाद में चल करके 1821 में ये एक स्वतंत्रता संग्राम जो है वो आरंभ करता है। फिर बाद में चल के आज़ाद भी होता है। कैसे होता है आगे भी हम लोग बात करेंगे, एक संधि के माध्यम से आज़ाद होता है। तो बच्चों 1821 में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम आरंभ होता है, और 1830 के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस में एक क्रांति होती है जिसका नाम होता है जुलाई क्रांति। और याद रखिएगा कि बच्चों इसी जुलाई क्रांति में जो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की क्या होती है, स्थापना होती है। तो हमने सीधी सी बात बताई कि 1789 में होती है फ्रांस की क्रांति। उसके बाद 1789 के बाद 1815 में तक जो है बच्चों नेपोलियन अपने आप को वहां का राजा बनाए रखता है, और 1815 में क्या होता है, नेपोलियन की पराजय होती है, वियना संधि होती है, और फिर उसके बाद चार्ल्स दशम को वहां का राजा बना दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। फिर क्या होता है, बात करते हैं अब हम कहां पहुंच गए, 1830 में। अब चार्ल्स दशम को भी उखाड़ फेंका जाता है, और लुई फिलिप को फिर वहां लुई फिलिप की अध्यक्षता में वहां पे संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा हो जाती है। तो ये बात याद रहेगा बच्चों। आगे बात करते हैं 1832 में। 1832 में एक संधि होती है जिसका नाम होता है कुस्तुनतुनिया की संधि। इस कुस्तुनतुनिया की संधि से जो हमारा ये यूनान है, जो तो जिसका स्वतंत्रता संग्राम 1821 से शुरू हुआ था, तो बच्चों ध्यान से देखो, लगभग 11 वर्षों के बाद यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हो जाती है। और फिर हमें यहां पर एक चीज का और भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि भैया इसी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यूरोप है, यूरोप क्या है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको बताया जाता है बच्चों, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम को बताया जाता है। क्योंकि
ऐसा माना जाता है कि जो यूनान अगर उसमें स्वतंत्रता मिल सकती है उसको, तो यूरोप में क्यों नहीं हो सकती है। आगे बात करते हैं बच्चों, 1834 में क्या होता है, प्रशा जो कि एक जर्मनी का राज्य होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना, उसकी पहल पर एक जो है ना, एक क्या होता है, जोल्वराइन नामक एक शुल्क संघ होता है, उसकी स्थापना होती है। अब ये शुल्क संघ क्या होता है जोल्वराइन, बच्चों जैसे एक राज्य से जब दूसरे राज्य में जाते थे तो टैक्स देना पड़ता था, तो उस टैक्स को समाप्त किया गया और इसी जोल्वराइन शुल्क संघ के माध्यम से जो मुद्राओं की संख्या 30 होती थी, यानी 30 टाइप की मुद्राएं चलती थी, उनकी संख्या को घटा दिया जाता है और घटा करके कितना कर दिया जाता है, 2 कर दिया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, 1848 में पहुंचते हैं। अब एक फेडरिक शारियू नामक क्या होता है, एक कलाकार होता है, फ्रांसीसी कलाकार, यानी एक चित्रों का निर्माण करता है। तो ये 4 चित्रों की क्या करता है, एक श्रृंखला बनाता है। इस श्रृंखला में क्या होता है कि जो ईसा मसीह संत फरिश्ते होते हैं वो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होते हैं, और जो राजा महाराजा होते हैं उनके जो मुकुट होते हैं या उनके जो संस्थानें होती हैं उनके अवशेष नीचे पड़े हुए होते हैं, और एक स्वतंत्रता की प्रतिमा होती है, और वो स्वतंत्रता की प्रतिमा क्या कर रही होती है, क्या कर रही होती है बच्चों, वो नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र पकड़े होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरे हाथ में वो ज्ञानोदय की मसाल पकड़े हुए होती है, और कुछ क्रांतिकारी होते हैं वो उस नीचे जमीन पर चल रहे होते हैं रंग बिरंगे झंडे लेकर के। ठीक, तो इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर हो गया। और ये जो हमारी 4 चित्रों की श्रृंखला होती है ये भाईचारे का प्रतीक होती है। ये कुछ बुलेट पॉइंट मैं बता रहा हूं जहां से आपका बोर्ड का पेपर बनेगा। फिर आगे बात करते हैं, 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इटली का एकीकरण पूर्ण नहीं होता है। इटली का एकीकरण जो पूर्ण होता है वो कब पूर्ण होता है, 1870 में। समझ में आ रही बात, यानी पूरी तरीके से वो एकीकृत हो जाता है, पूरी तरीके से आजाद हो जाता है। एकीकृत होने का मतलब पहले जो इटली था ना वो फैला हुआ था, बाद में कैसे फैला हुआ था बहुत अच्छे से जानते हो कि इटली जो होता है वो कुछ 39 जो है महा जो संघ थे उनमें वो फैला हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये एकीकृत हुआ कब, 1870 में। लेकिन 1861 में इसके एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से शुरू थी, और एकीकृत इटली का राजा घोषित किया जाता है इमैनुअल द्वितीय को। 1871 में जर्मन साम्राज्य की घोषणा करी जाती है, और प्रशा के राजा विलियम प्रथम जो होते हैं वो सम्राट बनते हैं, और जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इटली के एकीकरण में मैथ्सनी, काबूर और गैरीबाल्डी ये क्रांतिकारी होते हैं। तो आई होप ये पूरे चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट डेट हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। बच्चों हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका क्या नाम है, उसका नाम है बच्चों भारत में राष्ट्रवाद। बहुत ध्यान से सुनना, भारत में राष्ट्रवाद। और 1915 में जो महात्मा गांधी जी होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, ठीक है, और वापस आते ही वो क्या करते हैं, कुछ आंदोलन करते हैं, और उन आंदोलनों का नाम होता है सत्याग्रह आंदोलन। अब उनमें से जो पहला सत्याग्रह आंदोलन वो करते हैं वो कहां पर करते हैं, 1917 चंपारण बिहार में। याद रहेगा बच्चों, चंपारण बिहार में। कब, 1917 में चंपारण बिहार में। अब इसमें क्या होता है, जो किसान होते हैं वो नील की खेती कर रहे होते हैं, ठीक, और उनसे जबरदस्ती खेती कराई जाती है। नील की खेती करने से जो किसानों की जमीन होती है वो बंजर हो जाती है, ठीक, जिससे किसान क्या होते हैं, परेशान होते हैं। फिर क्या होता है कि वो गांधी जी के पास पहुंचते हैं कि भैया हमें इससे छुटकारा दिला दो। गांधी जी क्या करते हैं, इस एक आंदोलन ही चला देते हैं जिसका नाम रखते हैं चंपारण आंदोलन। अब इस चंपारण आंदोलन के सफल होने के बाद गांधी जी बड़े खुश होते हैं और धीरे धीरे करके और आंदोलन करने लगते हैं। फिर गांधी जी क्या करते हैं, अब बिहार के बाद बहुत ध्यान से समझना, अब वो कहां पहुंचते हैं, गुजरात में। गुजरात में जाकर के गांधी जी क्या करते हैं, एक दूसरा आंदोलन करते हैं जो कि है खेड़ा सत्याग्रह। अब आपको डाउट हो रहा होगा, सर खेड़ा सत्याग्रह अभी तक तो मैंने 1918 पढ़ा था, हमारे स्कूल में पढ़ाया गया, हमने बहुत सारे अदर यूट्यूब चैनल्स पे देखा, लेकिन क्या 1917 होगा या 18? इस डाउट को बनाए रखो, मैं अभी आपको प्रूफ देने वाला हूं। पहले बहुत ध्यान से सुन लो, मात्र 30 सेकंड के अंदर। बच्चों ध्यान से सुनो, खेड़ा सत्याग्रह ये जो किसानों से जुड़ा हुआ एक आंदोलन होता है। किसान जो होते हैं वो लगान नहीं दे पाते हैं, गांधी जी के पास पहुंचते हैं कि भैया हम लगान नहीं दे पाएंगे। गांधी जी जो होते हैं वो उनको उससे छुटकारा दिलाते हैं, और बाबा रामचंद्र जी जो होते हैं वो किसान सत्याग्रह आंदोलन जो होता है उसका क्या करते हैं, उसको आगे लेकर के जाते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। तो आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं, जरा गौर से देखो। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको लिखा हुआ कुछ दिख रहा है कि भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया, ठीक,
और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1917, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से देखो। ये 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। यानी अब आप बहुत अच्छे से अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 1917 लिखा हुआ है, और ये एनसीईआरटी की जो अपडेटेड बुक आई है बेटा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी अगर मैं बात करूं तो 2025 जो बुक है उसमें ये प्रिंट किया गया है, 2025-26 वाली जो बुक है उसमें ये प्रिंट कर दिया गया है, ठीक। अच्छा, अब गौर से सुनना बच्चों, अभी तक क्या था कि जो हमारी अंग्रेजी माध्यम की किताब थी, जो इंग्लिश मीडियम की बुक थी, अब इंग्लिश मीडियम की बुक में ये हमेशा क्या लिखा हुआ करता था, 1917। लेकिन जो हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी बुक थी उसमें 1918 लिखा हुआ था, जिसकी वजह से टीचर्स जो हुए थे वो 1918 ही पढ़ा रहे थे। इवन मैंने खुद पिछले वर्ष इसको 1918 ही बताया था, लेकिन इस वर्ष जब मैंने इसको 1917 बताया तो बहुत सारे जो है बच्चों को कंफ्यूजन हुई, लेकिन उस कंफ्यूजन को मैंने दूर किया कि 1917 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारी अपडेटेड एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डाउट मैंने आपका बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ये किताब की ही फोटो है जो एनसीईआरटी की अपडेटेड बुक आई है। अब ये अपडेटेड बुक हो सकता है आपके पास ना हो, देन यू कैन चेक ऑन वेबसाइट, गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी आपको अगर टीचर बता रहा है तो आप उसका विश्वास कर लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब गांधी जी ही क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। फसल खराब हो जाने से और प्लेग की महामारी से गांधी जी जो है वो खेड़ा जिलों के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, तो गांधी जी उसके लिए आंदोलन करते हैं। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, आगे बात करते हैं। एक सूती कपड़ा जो है कारखाना होता है, उस कारखाने में जो मजदूर होते हैं वो उनके बीच में एक सत्याग्रह आंदोलन होता है। इस सत्याग्रह आंदोलन का नाम क्या रखा गया, अहमदाबाद सूती मिल श्रमिकों के लिए सत्याग्रह आंदोलन, यानी अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन। ये भी अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। तो मैप से रिलेटेड एक सवाल ये भी आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो ये कब हुआ, 1918। अब सर ये क्या था, ये कैसा आंदोलन था, चलो मैं आपको बताता हूं बच्चों। क्या था कि कुछ ऐसे जो है मजदूर थे जो कि क्या कर रहे थे, एक मिल में काम कर रहे थे। उस मिल में क्या हो गया कि भैया एक बीमारी फैल गई, और वो बीमारी कौन सी थी, प्लेग बीमारी। जिसके कारण जो मिल में काम कर रहे किसान थे वो छोड़ के चले जाते हैं। किसको छोड़ के जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं किसको, उस मिल को। तो अब वहां का जो मालिक होता है वो क्या करता है, बोलता है कि भैया अगर काम करने आओगे तो मैं आपको 75% बोनस दूंगा, लेकिन वो बोनस बाद में नहीं देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है। फिर गांधी जी क्या करते हैं, मतलब पहले बोनस देते हैं, लेकिन जब बीमारी दूर हो जाती है, महामारी खत्म होने लगती है, तो बोनस देने से मना करते हैं। गांधी जी इसके लिए जो है आवाज उठाते हैं और 35% पर राजी हो जाते हैं वो जो वहां के मालिक थे, ठीक। तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। 1919 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। ये सिडनी रॉलेट लेकर के आते हैं, और उसका एक बहुत गंदा सा नियम था। क्या नियम था कि भैया अगर कोई भी संदिग्ध हालत में पाया जाएगा तो उसको 2 साल की जेल हो जाएगी। संदिग्ध हालत का मतलब कि अगर आप ब्रिटिश सरकार की अवहेलना करोगे तो आपको 2 साल की जेल कर देंगे। गांधी जी ने कहा भाई ये कानून तो क्या है, काला कानून है। और 13 अप्रैल 1919 को ही गांधी जी जालियांवाला बाग नामक एक स्थान पे पहुंच जाते हैं, जो कि कहाँ है, पंजाब अमृतसर में। वहां पर एक हत्याकांड हो जाता है, वहां पे सैकड़ों लोग जो होते हैं मारे जाते हैं। वहां पे एक कुआं होता है जहां पर 120 लोगों को निकाला जाता है उससे, जो कि मृत थे। आगे बात करते हैं बच्चों 1920 में। अब गांधी जी क्या करते हैं कि इसी जालियांवाले बाग हत्याकांड के बाद वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और इसी बीच में जो मुसलमान थे वो मुसलमान एक आंदोलन कर रहे थे। जो भारतीय मुसलमान थे वो एक आंदोलन कर रहे थे जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया था। क्लियर है। तो अब बच्चों मैं पूरा रिवाइज भी आपको करा दे रहा हूं ताकि आपको कोई टेंशन ही ना हो, ठीक है। तो बच्चों हम समझ गए कि जो 1920 में जो हमारा असहयोग आंदोलन था ना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। अब असहयोग आंदोलन मतलब सर एक ऐसा आंदोलन जिसमें हम ब्रिटिश सरकार का क्या करेंगे, कोई सहयोग नहीं करेंगे, ठीक। तो इसका प्रस्ताव रखा जाता है कहां पर, बच्चों ध्यान से सुनना, इसका प्रस्ताव रखा जाता है। और उसके बाद 1921 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब यहां पे कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, चलिए मैं आपको लिख करके पहले समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों ध्यान से समझना, अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है कि प्रस्ताव कब रखा, तो याद रखोगे सितंबर 1920 में क्या होता है, गांधी जी, जो कि कहां पर होता है, कलकत्ता में, ठीक है। कहां पर
कलकत्ता में क्या होता है, प्रस्ताव रखा जाता है। तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। और उसके बाद दिसंबर 1920 में ये क्या होता है, दिसंबर 1920 में मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा असहयोग आंदोलन होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। और ये कहां पर हो जाता है, ये कहां पर होता है बच्चों, ये होता है हमारा नागपुर में। तो ये मैप से रिलेटेड एक सवाल है जिसमें हमारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक, तो अच्छे से बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया, तो आप बताओगे प्रस्ताव कब रखा गया बच्चों, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो आई होप ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो रही होगी। और प्रस्ताव पारित कब होता है, दिसंबर 1920 में पारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और उसके बाद हमारा आता है 1922, चौरी चौरा की एक घटना घटती है और असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया जाता है, वापस कर लिया जाता है। ठीक, जिसमें बहुत सारे जो सिपाही थे उनको जिंदा जला दिया जाता है। तो कब, फरवरी 1922 में यह घटना घटती है। अब किसी किताब में 4 फरवरी लिखा है, किसी किताब में 5 फरवरी लिखा है, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ फरवरी लिख करके आना है। अच्छा, 1928 में क्या होता है कि साइमन कमीशन जो होता है वो भारत आता है। साइमन कमीशन कौन होता है, साइमन कमीशन एक 7 सदस्यों का समूह होता है, उसको भारत भेजा जाता है कि भैया जाओ जांच करके आओ भारत में क्या क्या काम हुआ है। और इसमें कोई भारतीय नहीं होता है, तो इसका लोग विरोध कर देते हैं कि भैया क्यों आया है भाई, इसमें भारतीय सदस्य क्यों नहीं है, क्या आप जांच केवल ब्रिटिश लोग ही करेंगे। तो भैया साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। अब यहां पर भी हमारे बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होती है कि किसी किताब में 1927 लिखा है और किसी में 1928 लिखा है, फिर कंफ्यूजन हो गई। चलिए मैं दूर करता हूं बच्चों। 1927 में ये जो साइमन कमीशन होता है, साइमन कमीशन क्या होता है, चलता है। साइमन कमीशन क्या होता है, चलता है। कहां से चलता है, ब्रिटेन से चलता है। ठीक, साइमन कमीशन क्या होता है, ब्रिटेन से चलता है। ठीक है, ब्रिटेन से चलता है। और कब पहुंचता है भारत, भारत कब आता है, भारत का आगमन होता है कब, ये होता है 1928 में। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। चलो, अब लाहौर अधिवेशन होता है एक, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है 1929 में। 1930 में क्या होता है, दांडी मार्च होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित है। चलो मैं बताता हूँ। गांधी जी क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं इरविन को कि भैया आप हमारी कुछ मांगे पूरी कर दो, अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ आंदोलन कर देंगे। जिसके बाद क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, गांधी जी की बात नहीं मानी जाती है। गांधी जी की बात जब नहीं मानी जाती है तो गांधी जी क्या करते हैं, 12 मार्च को चल देते हैं भैया पैदल पैदल कि भैया हम अपने 78 फॉलोअर के साथ में हम एक यात्रा करेंगे। ठीक है, और कौन सी यात्रा करेंगे, हम साबरमती से दांडी पहुंचेंगे और हम नमक बना करके हम क्या कर देंगे, नमक बनाएंगे और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू कर देंगे। तो बच्चों ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब आते हैं 1931 में गांधी इरविन समझौता हो जाता है, यानी फिर उसके बाद इरविन जो होते हैं वो मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है भाई हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ लंदन चलना होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि कम से कम डेट आपको क्लियर तो हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। सिर्फ मैं डेट बता के चला दूं तो मतलब क्या है बच्चों, है ना। चलो भाई, तो सर गांधी इरविन समझौता होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। गांधी जी कहते हैं कि भैया आपको मेरी 11 मांगे मांग लो, पूरी कर दो और मैं आपकी मान लूंगा। गांधी जी अब फिर चले जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की। फिर उसके बाद गांधी जी को वहां पे इज्जत नहीं मिलती है, फिर वापस आते हैं, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। फिर क्या होता है कि उसी बीच में फिर आगे बढ़ते हैं, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में विवाद हो जाता है। गांधी जी का मानना था कि जो हरिजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो भगवान, हरिजन मतलब भगवान ईश्वर की जो है संतान होते हैं। ठीक, गांधी जी शौचालय वगैरह भी साफ करते हैं। अंबेडकर जी का कहना होता था कि भैया मैं दलित वर्ग एसोसिएशन बना करके अलग हो जाऊंगा। ठीक है, बात समझो। उन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन भी बना दिया। गांधी जी इससे नाराज हुए, वाद विवाद हो गया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भैया हम देखो ऐसा है, हम इसके बिना स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते। अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो स्वराज कहाँ मिलेगा हमको आजादी कहाँ मिलेगी। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, और यहीं पर जो आरक्षण होता है ना, उसकी शुरुआत हो जाती है। समझ गए, यानी जो हमारी अनुसूचित जातियां होती हैं, अनुसूचित जनजातियां होती हैं, उनको आरक्षण मिल जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक, तो आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आपको आ रही होंगी। 2 चैप्टर हमारे पूरे हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आप मुझे अब वीडियो को रोकिए और मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत आराम से एक एक चीज को बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं भी रोकिएगा और एक कमेंट करिएगा कि अभी तक जो 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, जो 2 चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, कैसे लग रहे हैं। सिर्फ डेट ही नहीं बताना है बल्कि हमें डिटेल में भी बताना है बच्चों, और पूरा इतिहास एक वीडियो में मात्र 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलो भाई, अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ घटनाओं के बारे में। तीसरे चैप्टर पे पहुंचते हैं हम लोग, जो कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बच्चों क्या होता है, 1890 के दशक में अफ्रीका में क्या होती है, एक बीमारी फैलती है, जो कि क्या होती है, जिसको हम लोग मवेशी प्लेग बोलते हैं। तो ये बच्चों को अच्छे से याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं। और 1815 के आसपास आयरलैंड जो, वो अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलो देखो, 1890 के दशक में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट जो होती है, एक बीमारी फैलती है, जिससे जो जानवरों में फैलने वाली एक प्लेग महामारी होती है, जिससे जानवरों के जो खुर होते हैं, खुर पैरों में होते हैं, वो भी खराब होते हैं, वो सड़ने लगते हैं, मुख भी खराब होने लगता है, छाले पड़ जाते हैं, सड़न चालू हो जाती है, जिससे अफ्रीका के लोग बहुत परेशान होते हैं। फिर उसके बाद 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है। 1929 में क्या होती है, महामंदी की शुरुआत होती है। महामंदी की शुरुआत होती है, यहीं पे अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऋण दे चुका होता है। और महामंदी आती क्यों है, क्योंकि कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है। 1944 में होता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये क्यों होता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्यों होता है, ये अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक एक संस्थान होती है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अमेरिका की, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक ब्रेटन वुड्स क्या होती है नामक एक संस्था होती है, संस्थान होता है, जहां पर IMF और विश्व बैंक की स्थापना होती है। और ये इसलिए होती है ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध से देश को नुकसान हुआ है उसको, उसकी भरपाई करी जाए और निश्चित विनिमय दर ये लागू किया जाए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा ना हो कि जो देश हैं वो अपनी मनमानी से जितना मन चाहे उतना टैक्स जनता से वसूल लें। तो इसलिए ये भी रखा गया। और आदान प्रदान की जो दर है वो भी फिक्स कर दी गई कि भैया हम एक देश से दूसरे देश से सामान लेंगे तो हम कितना टैक्स देंगे, कितने हम लोग के दर पे काम करेंगे, राइट। तो निश्चित विनिमय दर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो IMF और विश्व बैंक की स्थापना होती है। 1947 की अगर बात करें तो IMF और विश्व बैंक के द्वारा औपचारिक रूप से ये दोनों काम करना शुरू करते हैं। और बहुत अच्छे से सुनना, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें जो कही जाती हैं वो IMF और विश्व बैंक कही जाती हैं। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, तो IMF और विश्व बैंक इन दोनों की स्थापना यहीं पर होती है और ये जुड़वा संतानें कहलाती हैं ब्रेटन वुड्स की। चौथे चैप्टर में चलते हैं तो भैया 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुलना शुरू होते हैं। 1764 में जेम्स हरग्रीव्ज क्या करते हैं, एक स्पेनिंग जेनी मशीन बना देते हैं जो कि कताई की प्रक्रिया को तेज करती है, क्योंकि पहले कताई हथकरघों से होती थी। 1854 में याद रखिएगा बम्बई, यानी जिसको हम लोग मुंबई बोलते हैं अब, मुंबई, उसमें सूती मिल की क्या होती है, एक स्थापना होती है। और 1912 में जमशेदपुर में JN टाटा जो होते हैं, JN टाटा द्वारा पहला लौह इस्पात संयंत्र, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, उसकी क्या होती है, वो स्टार्ट किया जाता है, उसकी स्थापना होती है। अब हम बात करते हैं 5वें चैप्टर में। तो 594 ईस्वी के आसपास जो चीन में स्याही लगे काठ पर, काठ मतलब होता है लकड़ी का एक टुकड़ा, तो उसके ऊपर कागज को रगड़ा जाता था, फिर उसके बाद छपाई करी जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद छपाई करी जाती थी। 768 से 770 के आसपास जो ये चीन में जो छपाई की तकनीक थी, उसको बौद्ध प्रचारक जो होते हैं वो जापान लेकर के जाते हैं। यानी चीन जो बौद्ध प्रचारक होते हैं वो जापान लेकर के जाते हैं। ठीक, यानी चीन क्या करता था, छुपा के रखा था उसने इस तकनीक को, क्योंकि उसी से पैसा कमाता था। ठीक है, आगे देखो, फिर 1448 में जो योहान गुटनबर्ग होते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करते हैं। ये वाला सवाल भी बनेगा।
फिर उसके बाद 1517 में जो मार्टिन लूथर होते हैं, है ना, बहुत अच्छे से समझना, जो मार्टिन लूथर होते हैं वो 95 प्रतिस्थापनाएं या फिर 95 स्थापनाएं लेख लिखते हैं और जा करके चर्च के सामने टांग देते हैं। ठीक, तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई। उसके बाद ये मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका बंगाल गजट का क्या होता है? समापन जो है कह सकते हैं कि संपादन होता है, यानी कि वो छापते हैं। 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन होता है और उसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि देसी प्रेस का अधिनियम जो होता है वो लागू होता है। ये क्या होता है भैया? ये क्या होता है? जैसे ब्रिटिश सरकार जो थी उसके खिलाफ जो लोकल न्यूज चैनल वाले थे या लोकल जो न्यूज़पेपर वाले थे वो क्या करते थे, कुछ भी छापते थे उसके खिलाफ। तो उसने क्या कर दिया, एक एक्ट वो लेकर के आ गई जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसने जो देसी यानी लोकल जो प्रेस वाले थे उनकी संस्थानें ही बंद करवा दी। और जब संस्थानें बंद करवा दी तो इससे क्या होगा, लोग विरोध नहीं करेंगे, लोगों को जानकारी ही नहीं होगी। सोचिए एक बार कि भारत देश में अगर न्यूज़पेपर नहीं हो तो देश दुनिया में क्या हो रहा है पता चलेगा क्या? नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि उस समय पर तो टीवी भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि टीवी ही नहीं थी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पांचों चैप्टर कंप्लीट होते हैं और अब आपको कमेंट करके बताना है कि इन पांचों चैप्टर में जितनी भी डेट्स आप लोगों ने देखी है ये डेट्स आपको कैसी लगी है, किस तरीके से आपको समझ में आया है। और अब मैं सारे बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को बढ़िया से चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच। आगे और क्या चाहते हैं इस तरीके के वीडियो में फटाफट से आप लोग मुझे बताना। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं बहुत आराम से चीजों को कवर करूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।